सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है शिवाय। शिवाय, हाँ शिवाय। मुंबई महाराष्ट्र से ये कुंडली आई है। तुला लग्न की कुंडली में आपको दो चीजें सबसे ज्यादा याद रखने वाली होती हैं। तुला लग्न के लोग कई बार निर्णय सुना करके और निकल लेते हैं। हाँ, निकल लेते हैं का मतलब आप इसको ऐसे समझिएगा कि कई बार वो सामंजस्य के लिए जाने जाते हैं क्योंकि बैलेंस करना उनके नेचर में होता है, और कई बार वो जब हठ पकड़ लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, तो उनकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है। मतलब वो मिटाते नहीं, बिल्कुल ही प्रखर और कठोर वक्ता होते हैं। और ये स्थिति तब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जब जन्म कुंडली के धन भाव में मंगल बैठे हों, और ये और भी तब ज्यादा मजबूत हो जाएगी जब वो मंगल अपनी राशि के, अगर अब जैसे यहां पे मंगल बैठे हैं तो धन भाव या वाणी भाव यही होता है और इसी भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। पर जब ऐसी स्थिति बने कि धन भाव का अधिपति धन भाव में बैठे, पर यह हर ग्रह के बारे में नहीं होगा। आपकी कुंडली के धन भाव में, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है तो व्यक्ति मृदु स्वभाव का होता है और बड़ा ही कोमल वाणी का इस्तेमाल करने वाला होता है। पर अगर पापक ग्रह की राशि बनी है और पापक ग्रह ही वहां बैठा है तो व्यक्ति कठोर, कड़वा या थोड़ा हैरेस करके बोलने वाला होता है। मतलब जबरदस्ती जोर से, या जो बोल दे उस पे वो टिक करके रह जाए, आप ऐसा कह सकते हैं। मसालेदार, अब जैसे धन भाव में पापक ग्रह की दृष्टि बन जाए या पापक ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए मंगल बैठे हों और शनि की दृष्टि पड़ जाए। अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे शनि की दृष्टि है और मंगल बैठे हैं, गुरु की भी दृष्टि है। तो मैं ये धन भाव पे क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये बात बताऊं कि वस्तुतः धन भाव है क्या। धन भाव से आपके पैतृक संपत्ति के बारे में, धन भाव से आपके नेचर के बारे में, धन भाव से आपके व्यवहार के बारे में, आपकी वाणी, आपकी शिक्षा, आपका कुटुंब, आपका यश और आपके धन का सुख या धन का इनिशियल स्टेप की कैसे आप धन कमाना शुरू किए हैं, ये सब देखा जाता है। आपके नेत्र, आपके चेहरे की सुंदरता। अरे अभी कल ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था रात में, धन भाव के अधिपति थे सूर्य, कर्क लग्न की कुंडली थी और धन भाव में ही सूर्य और बुध बैठे थे। तो सूर्य वहां स्वग्रही हो गए और बुध 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठ गए। उनकी पत्नी, मैंने कहा कि ये तो जो भी है ये बहुत सुंदर होंगी, तो सामने वाले ने कहा कि हाँ पंडित जी बहुत सुंदर है। मैंने कहा ये मुखड़ा भाव है और मुखड़ा भाव अगर बलवान हो जाए तो खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर जन्म कुंडली के धन भाव में शनि और मंगल का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति गंभीर बोलने वाला होता है, और जब दोनों ही ग्रह एक साथ एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं के घटने का चक्कर बढ़ जाता है। फिर उसके साथ जीवन में ऐसी घटना हो जाएगी जो लगभग बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिसकी फांस हमेशा उसके पास रहती है, हमेशा उस चीज को लेकर के वो थोड़ा परेशान रहता है। तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति चटपटा खाने का शौकीन हो जाता है, मांसाहार, नमकीन, थोड़ा कड़वा बोले भी तो बहुत ही ज्यादा सत्य बोल दे, एकदम बिल्कुल ही ऐसा वाला। तो ये सब चीजें धन भाव से या वाणी भाव से देखी जाती हैं। उसके बाद आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर धन भाव बहुत बलवान बना हो, धन भाव बली है क्योंकि इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है, इस भाव से केंद्र में एक शुभ ग्रह बैठा, इस भाव से केंद्र में एक पराक्रमी और बलिष्ठ ग्रह बैठा, और इस भाव से त्रिकोण में एक और अन्य शुभ ग्रह उच्च का बैठा, इस भाव से केंद्र में गुरु जैसे और शनि जैसे ग्रह बैठ गए जो इस कुंडली में व्यक्ति के बहुत ज्यादातर लेवल पे ले जाकर के सूक्ष्म विद्या का जानकार बना दे। यहां व्यक्ति आयु से संपन्न, यहां व्यक्ति गुप्त विद्याओं से संपन्न, यहां व्यक्ति तार्किक, यहां व्यक्ति समझदार, ज्ञानी, ज्ञान और गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं का चिंतन करने वाला हो जाएगा। यह दूसरे भाव की बात है। अगर आपकी कुंडली में, अगर आप जैसे धन भाव के अधिपति यहां मंगल बने, उनकी चौथी दृष्टि ज्ञान और संतान का सुख देगी क्योंकि इसके अधिपति इसको देख भी रहे हैं। ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली में पंचम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है और पंचम भाव में बैठा कौन है। मेरी तरफ देखिए, इधर उधर ना देखिए। तो धन भाव में कौन बैठा? मंगल स्वग्रही। पंचम भाव में कौन बैठे? सूर्य बैठे, जो कौन है? लाभ के अधिपति। ये तो बहुत अच्छी बात है।
और धन भाव पे किसकी दृष्टि पड़ी? इस कुंडली में व्यापार और द्वितीय भाव के अधिपति अपनी ही राशि के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कल को अपने खुद का व्यवसाय करना चाहे या खुद का कोई भी काम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, और इसमें मंगल का सहयोग रहेगा। मंगल इस कुंडली में, ध्यान से समझिए, मंगल इस कुंडली में मारक होने के बावजूद भी, क्योंकि ये सप्तम भाव और द्वितीय भाव मारक होते हैं, तुला लग्न की कुंडली में मंगल मारक होने के बाद भी अगर जन्म कुंडली में राहु केतु से प्रभावित नहीं है, और अगर 12वें भाव के अधिपति से प्रभावित नहीं है, अष्टम भाव के अधिपति से प्रभावित नहीं है, छठवें भाव के अधिपति से प्रभावित नहीं है, ऐसे हालांकि यहां पे हो रही है स्थिति, अगर 3-4 स्थितियां मैंने जो कही वो घटित हो रही हैं तो मंगल मारक नहीं होंगे। इनकी भी दशा जातक को लाभदायक स्थिति में ले जाकर के स्थापित करेगी। ध्यान से समझिए, मंगल स्वग्रही, सूर्य उससे केंद्र में, चंद्रमा उससे केंद्र में, गुरु और शनि उससे केंद्र में। शनि कौन? इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह, जहां व्यक्ति के एजुकेशन में रिसर्चर बनने और कई बार व्यक्ति को खोजबीन के क्षेत्र में उच्चस्त बना देता है। ऑपरेशन करने वाला, एक्सप्लेनेशन देने वाला, रिसर्च करने वाला, साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला, रहस्यमय चीजों को समझने वाला, गूढ़ और रहस्यमय चिंतन करने वाला, वैरागी और अपनी बात को बहुत ही मजबूती से, प्रखरता से रखने वाला और बहुत ही अन्वेषण करता हो जाता है, बड़ा अन्वेषण करता हो जाता है। उस मंगल की 7वीं दृष्टि व्यक्ति के स्वभाव को गंभीर और साथ ही साथ कई बार व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित या कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे मैंने बात कही कि जो बहुत कम लोगों के साथ होता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में वो जिम्मेदारी से भरा पड़ा है। और एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात है कि तुला लग्न की कुंडली में अगर धन भाव में ही मंगल बैठे हों, उस भाव के अधिपति होकर के, तो व्यक्ति पिता के लिए बड़ा भाग्यशाली होता है। और व्यक्ति के जन्म के बाद या उसके परिवार में जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो पिता का यश बढ़ता है, पिता का कारोबार बढ़ता है और पिता का क्षेत्रफल बढ़ता है। यह ग्रंथ की बात है। तो क्या बात मैंने कही कि यहां पे मंगल की दृष्टि संतान, क्योंकि इस भाव का अधिपति, ध्यान से समझिए, मैं वही बात बताने वाला था पर आगे बढ़ गया कि इस भाव पे मंगल जैसे पंचम और सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि पंचम भाव पे है। इससे व्यक्ति प्रेम विवाह को करने वाला, और शनि की दृष्टि अगर इस भाव पे नहीं पड़ती तो पंचम भाव कमजोर होता। तो इस कुंडली में द्वितीय भाव का अधिपति व्यक्ति को धन का, ऐश्वर्य का, सुख का, संपन्नता का, सबका एहसास करा दे। मतलब उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती, वो धनवान और धन में ज्येष्ठ बना रहता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में अभिन्न उसकी पहचान होती है, बिल्कुल मतलब भिन्न अलग पहचान बना करके रखने वाला होता है। और उसकी जो प्रामाणिकता है वो कभी भी सवालों के घेरे में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इस भाव में सूर्य बैठे हैं। अब यहां पे आप लोग कुछ कहेंगे कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, इस वजह से व्यक्ति कई बार ऐसा होता है, पर वस्तुतः यहां पे शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने पिता और माता का सुख थोड़ा कम मिलता है, उनसे दूरी बनती है, पर यहां पे ऐसा नहीं है, उसको किसी ना किसी तरीके से पिता और माता का सुख मिल जाएगा। ये शनि ही दिलवाएंगे, क्योंकि ये प्रेम का भी भाव होता है। पंचम भाव धन के सुख का होता है, किसी भी भाव का चौथा सुख होता है। इस भाव के अधिपति शनि की तीसरी दृष्टि व्यक्ति को थोड़ी कमजोरी देगी, करियर में अनएस्टेब्लिशमेंट होगा। व्यक्ति पढ़ाई के लिए, अपने करियर को गति देने के लिए जब कभी भी आगे बढ़ेगा उसमें उसके रोड़े आएंगे। और खास करके चंद्रमा और शनि आदि राहु केतु की दशाओं में। उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को गंभीर क्षेत्र से गंभीरतम काम करके, बड़ा काम करके, कोई कंस्ट्रक्शन हो जाए, कोई फैक्ट्री हो जाए, कोई हॉस्पिटल हो जाए, कोई बहुत बड़ी अपनी कंपनी हो जाए, मार्केट बना ले कुछ बड़ा सा, तो ऐसे जगह से धन कमाने वाला होता है और अपने संपूर्ण यश का मालिक होता है, क्योंकि इस भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है। पंचम भाव पे इस कुंडली में बहुत अच्छी शनि का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है। समझिए कैसे। मंगल की 4थी दृष्टि पड़ गई, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ गई, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ गई, सूर्य यहीं बैठ गए। तो ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो आपकी कुंडली में पंचम भाव को नहीं देख रहा है।
आपको भी अपनी कुंडली में यह चेक करना चाहिए कि आपकी कुंडली का वो कौन सा भाव है जिसके ऊपर सभी और लगभग बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति की जब जन्म कुंडली के किसी एक भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वो भाव विक्षिप्त भी होता है और परेशान भी होता है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो यहां पे व्यक्ति को पिता, यहां पे जातक को अपनी माता, कई बार व्यक्ति को उनसे दूरी बन जाती है, या कई बार उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो सम्मान है, उसका जो पद है, वो थोड़े विलंब से, थोड़े मेहनत के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि वस्तुतः अब वो भाव डगमगाएगा। पर आपको उससे पहले यह भी चेक करना चाहिए, अगर मान लीजिए एक ही घर में बहुत सारे ग्रह बैठ रहे हों तो आपको यह देखना चाहिए कि उस भाव के लिए कौन सा ग्रह मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। क्या उस भाव का अधिपति उसको देख रहा है? तो इस भाव के अधिपति शनि ने इसको देखा है, इस वजह से इस भाव की जितनी भी कमजोरी होगी वो एकमात्र ग्रह शनि के देख लेने से या उस भाव के अधिपति के देख लेने से उस भाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं लगभग होंगी वो सब नष्टप्राय या कमजोर हो जाएंगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये बात मैंने इतनी बताई। धन भाव इनका बहुत अच्छा है, पराक्रम इनकी कुंडली में कमजोर होगा, इस वजह से जातक को मेहनत चौगुनी करनी पड़ती है। हर एक काम को, जो भी आप काम करने चलेंगे उसमें रोड़े आएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पे शत्रु की पड़ रही है। हालांकि चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से अवश्यम भावी यश का पाने वाला होता है, और उसका यश उसको ढूंढ करके उसके पास आ जाता है। यश मतलब आपके द्वारा किया गया मेहनत और आपके द्वारा किया गया पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो अर्थ के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो मोक्ष के लिए हो। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 सिद्धांत होते हैं ना, 4 तरह के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के लिए किया गया पुरुषार्थ, अर्थ के लिए किया गया पुरुषार्थ, काम के लिए किया गया पुरुषार्थ और मोक्ष के लिए किया गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, पराक्रम। अगर आपने सच्चे हृदय से करा है तो धर्म के मूल में त्याग ही होता है। अगर उसमें आपने परिणाम की चेतावनी नहीं दी, मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपको मिल जाता है। पर वस्तुतः यहां मंगल और सूर्य की युति व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाएगी, क्योंकि इस भाव पे शनि की दृष्टि है तो वो चाहेगा कि मुझे मेहनत का परिणाम मिले। और ये बात घटित कैसे होगी कि हां उसको मिलेगी? तो मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को, याद करिए कि धन के चंद्रमा, द्वितीय के चंद्रमा, तृतीय के चंद्रमा, पंचम के चंद्रमा और एकादशवें के चंद्रमा व्यक्ति को सब कुछ देने वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हो। यहां पे सिंह राशि के चंद्रमा बैठे हैं। इस कुंडली की विलक्षणता देखिए, सूर्य और चंद्रमा केंद्र में, और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का अधिपति उससे केंद्र में बैठ करके वापस उसको देख रहा है। इसका अर्थ होगा व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्य से युक्त, पूजा पाठ में थोड़ा कम भरोसा, पर पिता पे उसकी बुद्धि बड़ी होती है, पिता का आदर करता है। गुरु और शनि व्यक्ति को विलक्षण बनाएंगे। यहां पे सूर्य केंद्र में, यहां सूर्य त्रिकोण में, यहां शुक्र उच्चाभिलाषी, राहु मीन के, और यहां शनि। जातक का दांपत्य टूटेगा नहीं और निश्चित रूप से वो धनवान होगा। पत्नी के आने के बाद, ये मंगल का प्रभाव, यहां पे एक बात और बता दूं, और यहां पे जो बात घटित हो रही है इसका संपूर्ण एक फलादेश बता दूं। पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य और भी ज्यादा बढ़ता है। व्यक्ति स्वयं पिता के लिए भाग्यशाली होता है और पत्नी के आने के बाद उसके भाग्य की वृद्धि होती है। चौथे भाव की स्थिति, अब एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं तो जन्म कुंडली में 2 बात मैंने बहुत पहले ही बताई है, या हर कार्यक्रम में लगभग बता ही देता हूं कि चौथे भाव के मंगल और चौथे भाव के अकेले बुध परेशान करते हैं। चौथे भाव के अकेले बुध, हालांकि जातक को इसी वजह से माता और पिता का कम से कम सुख मिल जाता है, पर वस्तुतः निश्चित रूप से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कंसंट्रेशन बिलो होने का कारण होता है। उसका मन एक जगह एकाग्रता से काम नहीं करता, और खास करके अभी जो दशा चल रही है उसमें भी अब आने वाली है लाभेश की दशा, जिसमें व्यक्ति का बल कुछ बढ़ेगा और निश्चित रूप से बढ़ेगा। सूर्य की दशा पंचम भाव में बैठी है, सूर्य की स्थिति लाभेश होकर के बैठे हैं, ये खराब नहीं है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं इस वजह से, और यहां के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, ये गड़बड़ी नहीं है, पर हां मशक्कत बाकी होगी और इकट्ठा करना दिक्कत में डाल सकता है। पराक्रम है, और यहां पे दशम भाव के अधिपति 12वें। कई बार व्यक्ति अगर बाहर जाए तो उसको आरंभ में दिक्कत होती है,
पर धीरे धीरे सेटल होने में उसको धीरे धीरे बाद में चल करके व्यक्ति सेटल हो जाता है। आपको थोड़ा इंतजार भी कर लेना चाहिए। सप्तम भाव में बुध जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, अष्टम भाव में शुक्र जो सप्तम के अधिपति हैं। यह परिवर्तन जातक के डेली रूटीन को और डेली इनकम को बाधित करेगा। और गुरु का प्रभाव दसम भाव पे, गुरु छठवें भाव में बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में वो कर्म क्षेत्र का जो होप है, जो प्रभाव है, जो सकारात्मकता है, वो थोड़ा कमजोर है। इस वजह से उस पर मेहनत करने की बारी है। इनकी कुंडली में धन है, पैतृक संपत्ति का सुख है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति झगड़ालू तो नहीं है लेकिन कड़वा जरूर है। उनको अपनी वाणी पे और अपने विचारों पे, अपने व्यवहार पे संतुलन की आवश्यकता होगी। हालांकि फिर भी मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। चंद्रमा से मंगल ठीक है, चंद्रमा से गुरु ठीक है, राहु का प्रभाव लग्न पे है। इस वजह से कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ता है। व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के बहुत समय तक जीवन व्यतीत करता है। चंद्रमा और बुध का संबंध बहुत अच्छा। सूर्य का संबंध एकाकी, एकांत और कई बार व्यक्ति को भटकने वाला भी बना देता है। अपने जन्म स्थान पर रह करके व्यक्ति की प्रगति थोड़ी बाधित होती है। इस वजह से जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करना चाहिए। कोई भी काम एक बार में ना हो, ऐसा भी देख रहा हूं। एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार में हो, ऐसा होते देख रहा हूं। हालांकि लग्नेश उच्चाभिलाषी है तो व्यक्ति प्रतियोगिता से संपन्न होता है और प्रतियोगिता में उसका जीवन बीतता है। ये बात जन्म कुंडली में बनती है। 5 तारीख बहुत अच्छी होगी। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से अच्छा रहेगा। धन भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में थोड़ा कड़वा हो सकता है, वैसे उसका सुख बहुत अच्छा होगा। पत्नी के आने के बाद और भी ज्यादा स्थिरता बढ़ेगी। माता का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा कम हो सकता है। माता जी और कई बार आपके ऊपर, आपके नाम पे जब संपत्ति वगैरह खरीदी जाएगी उसमें गड़बड़ी पैदा होती है और उसको लेकर के आपको थोड़ा सजग होना चाहिए। किसी के ऊपर भरोसा ना करिए, किसी को धन देने से बचना चाहिए। यात्रा आपको उत्तर, दक्षिण और पूर्व में करने से लाभान्वित कर सकती है। वैसे आपकी कुंडली में उत्तर दिशा भी बहुत अच्छा है। दाम्पत्य ठीक है, तर्क ठीक है, आत्मबल कमजोर हो सकता है। इस वजह से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात समझूं तो चंद्रमा का रत्न भी पहना जा सकता है और एक आपकी कुंडली में लाभ है तो सूर्य का रत्न भी पहना जा सकता है। वैसे बुध भी इस कुंडली में खराब नहीं होते तो आप बुध का रत्न भी पहन सकते हैं। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। सूर्य की स्थिति जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको नैतिकवादी बनाएंगे और पिता का सुख मिलेगा। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो कंफ्यूज और आपको रेगुलराइज नहीं होने देंगे। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो तार्किक और क्रिएटिव बनाएंगे। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर नक्षत्रों का जो परिवर्तन हुआ है मंगल और बुध का, उससे जातक के अंदर कई बार विलक्षणता देखने को मिलती है, यशस्विता देखने को मिलती है। हालांकि घर परिवार में थोड़े से कलह के वातावरण और पिता को रुग्ण देखा जाता है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति यशस्वी, धार्मिक, प्रबुद्ध और भाग्य का लाभ पाने वाला होता है। शुक्र की स्थिति व्यक्ति को वैरागी, अनुभवी और शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति इमोशनल होता है और हमेशा सबका दिल जीतने में सफल होता है। शनि की स्थिति आयु से संपन्न बनाने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी कई बार लाने वाली, जहां व्यक्ति के एजुकेशन में बाधाएं भी उपस्थित होती हैं, उसके रिसर्च वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत व्यवधान की स्थिति भी बनाते हैं। राहु आपकी कुंडली में धार्मिक, मंत्र पाठ करने वाला और विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाने वाले, साथ ही साथ व्यक्ति को चपल चंचल चालाक और माता पिता के सुखों का भोक्ता बना रहे हैं। क्या आपकी कुंडली है। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति धन में, दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति धन में, सूर्य 12 में नहीं होते। इस वजह से बोल रहा हूं, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, मांसाहार बंद, अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य करिए और कम से कम इनके नाम पे अगर इनके वृद्धि के लिए अगर चाहें तो संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जातक कर सकता है। महापुरुषाय नमः इस मंत्र का जप निरंतर ही जातक अपने जीवन में, अपने जिह्वा पे रखा रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, नक्षत्र भूल गया था बताना। इनकी कुंडली में नक्षत्र बढ़िया रहे, रेवती, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, श्रवण, ये सब नक्षत्र किसी भी काम के लिए लाभान्वित करने वाले होंगे। शुक्रवार और शनिवार का दिन होगा अच्छा। अभी आपकी राशि सिंह की है, ढैया 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है।
अब फिर से वापस बहुत बहुत नमस्कार।